और देखिए ये तस्वीरें इस वक्त सीधे आपके सामने मौजूद है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्हें इस तस्वीर के जरिए आप देख पा रही हैं, दिल्ली के भारत मंडपम की है, जहां पर इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का अब उद्घाटन यहां पर होगा। और ये वो समिट है जिस पर पूरे विश्व की निगाहें टिकी हुई हैं। ये भारत की मजबूत होती वो तस्वीर है जो मील का पत्थर साबित होगी और हर मोर्चे पर भारत की ताकत यहां पर दिखाती है। और इस समिट में जो इस वक्त आपकी आंखों के सामने है, दुनिया भर की दिग्गज एआई कंपनीज के दिग्गज शामिल हैं, वैश्विक नेता, टेक एक्सपर्ट इसमें हिस्सा ले रहे हैं। और देखिए एआई की दुनिया में किस तरह से अब भारत लगातार आगे बढ़ेगा, एआई की दुनिया में भारत किस तरह से वो मुकाम अब हासिल करने जा रहा है, जिसकी एक समय सीमा भी यहां पर बता दी गई है। अब उसी पर नजर है, संबोधन भी होगा उन तमाम दिग्गजों का जिन पर नजरें टिकी हुई हैं आज। It is my profound honor to welcome you all to AI Impact Summit 2026. I respectfully welcome the Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji, whose visionary leadership has positioned India. शैलेंद्र वांगू भी हमारे साथ बने हुए हैं। शैलेंद्र, वो तस्वीर नजर आ गई है जिसका जिक्र लगातार नीरज भी कर रहे थे और अब आपसे भी यही जानना चाहेंगे। ये तस्वीर भारत के लिहाज से भी अहम और वैश्विक स्तर पर भारत की उस बढ़ती पैठ के लिहाज से भी बेहद खास। बिल्कुल सबीना, बिल्कुल ठीक कहा। प्रधानमंत्री मोदी यहां पर पहुंच चुके हैं और उससे कुछ देर बाद यहां पर एआई समिट का वो ऑफिशियल इनॉग्रेशन करने वाले हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने अब से 2 दिन पहले ही एक इंटरव्यू में साफ कर दिया था कि भारत जो है वो टॉप 3 एआई सुपर पावर्स में शामिल होना चाहता है। ये भारत का लक्ष्य है, यानी कि जो दुनिया की 3 बड़ी एआई सुपर पावर्स होंगी उसमें भारत का भी नाम होना चाहिए। और पीएम मोदी ने यह भी कह दिया था कि हम सिर्फ कंज्यूमर नहीं बल्कि हम क्रिएटर बनने चाहिए, इस दिशा में कदम उठाया जाना चाहिए। तो ऐसे में आज के इस मंच से ये संदेश साफ जाएगा कि भारत जो है वो ग्लोबल साउथ का एक बहुत बड़ा लीडर के तौर पर इसको अपनी आवाज रखने जा रहा है एआई को लेकर, खासतौर से क्योंकि एआई जो है वो आने वाले दिनों में एक ऑलरेडी फ्यूचर हमारा बन चुका है एआई में। तो ऐसे में भारत क्या रोल प्ले कर सकता है, खासतौर से उस वक्त जबकि ग्लोबल साउथ में डेवलपिंग कंट्रीज जो है वो एआई की तरफ देख रही हैं, लेकिन आज भी अमेरिका और चाइना जैसे देश जो हैं और जो यूरोप जैसे देश हैं उनका कहीं ना कहीं दबदबा बना हुआ है एआई को लेकर। लेकिन ऐसे में जो ये मंच है, इससे मैसेज साफ जाएगा कि जो इस आउटकम से जो निकल के आता है कि किस तरह से भारत और ग्लोबल साउथ साथ में मिलकर एआई को जो है वो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर रखेंगे। और वही एक अहम बात ये भी सबीना, आपको बता दें कि एआई आज भी सेफ नहीं है। हमें अगर आपको याद दिला दें कि पिछले साल नवंबर में एक मामला सामने आया था जब एआई के एक चैटबॉट ने एक युवक को सुसाइड करने में उसको कहीं ना कहीं गाइड किया। तो कई सवाल भी ऐसे हैं कि किस तरह से जब एआई को सेफ कैसे बनाया जाए, और इतना ही नहीं बल्कि जब एक अंतर्राष्ट्रीय फ्रेमवर्क तैयार होगा उसमें भारत के जो कंसर्न्स हैं उसको भी शामिल किया जाना चाहिए, यानी भारत की पूरी जो भागीदारी है इस पूरे प्रोसेस में होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं इस मंच से आज यही मैसेज आज पूरी दुनिया को दिया जाएगा। सभी नीरज, रिसर्च, इनोवेशन, टेक्नोलॉजी, एआई के जरिए भारत के भविष्य की वो मजबूत नींव यहां पर दिखाई दे रही है, जिसका जिक्र ही नहीं बल्कि जिसका पूरा संबोधन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के सामने दिया। और एक बार फिर से वही बड़ी तस्वीर भी नजर आएगी। सिलसिलेवार तरीके से आज का ये पूरा स्केड्यूल आपसे जानना चाहेंगे। सबीना, देखिए अब से थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री का संबोधन होगा, क्योंकि तमाम नेताओं को प्रधानमंत्री ने कल ही रात्रि भोज से पहले स्वागत कर दिया है। तो आज सीधे जो हॉल होगा वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इमैनुअल मैक्रों और संयुक्त राष्ट्र के जो महासचिव आए हैं और दूसरे नेताओं का संबोधन होगा। उसके बाद सभी नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ यहाँ जो एआई एक्सपो लगा है वहाँ आएंगे। 11 बजे के आसपास यहाँ आएंगे। एक्सपो और भारत मंडपम के बीच की जो दूरी है, जहाँ ये पहला उद्घाटन सत्र हो रहा है, उसके बीच करीब 300 से 400 मीटर की दूरी है। तो वहाँ सभी नेता आएंगे। तीसरा महत्वपूर्ण कार्यक्रम जो होगा 12 बजे के आसपास, वो नेताओं का प्लेनरी लीडर्स सम्मेलन जिसे कहते हैं, उसमें महत्वपूर्ण चर्चा होगी। और उसमें सिर्फ दुनिया के नेता ही नहीं होंगे बल्कि जो मंत्री स्तरीय प्रतिनिधि मंडल है वो भी होगा, जो टेक जायंट्स कंपनियाँ हैं उनके प्रतिनिधि भी होंगे। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम को सीईओ एक राउंड टेबल है उसको भी संबोधित करेंगे, वहां भी टेक जायंट्स होंगे। और जब यह सम्मेलन खत्म होगा तो एक आउटकम डॉक्यूमेंट आएगा। आउटकम डॉक्यूमेंट में क्या होगा आपको बताना चाहेंगे। कल हमारी बातचीत हो रही थी भारत सरकार के प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर अजय कुमार सूद से। उन्होंने 2-3 महत्वपूर्ण बातें कही कि भारत का जो एआई होगा वो विकासशील देशों के लिए एक नज़ीर पेश करेगा, एक बेहतर मॉडल होगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात उन्होंने ये कही कि भारत का एआई जो है वो दूसरे देशों की एआई की कॉपी नहीं करेगा,
भारत का एआई जो होगा यूरोप और अमेरिका जो है उनके बीच संतुलन स्थापित करने की कोशिश करेगा, और भारत का जो एआई है वो डेवलपमेंटल होगा और डेमोक्रेटिक होगा, और एग्रीकल्चर हो, हेल्थ हो, शिक्षा हो या दूसरे जो तमाम क्षेत्र हैं वहाँ उसके इस्तेमाल को कैसे किया जा सकता है इस बात की भरपूर कोशिश करेगा। एक महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही और तमाम न्यूज़ 18 इंडिया के दर्शकों को बताना चाहेंगे, क्योंकि विकासशील देशों में बिलियनायर की कमी है। उन्होंने इस एक सवाल के जवाब में कहा कि भारत के पास रिसोर्सेज की कमी है चीन और अमेरिका के मुकाबले। तो उनका साफ कहना था कि रिसोर्सेज की कमी नहीं है, लेकिन ग्लोबल साउथ के देशों में बिलियनायर की कमी है। इसलिए भारत का एआई ऐसा होगा जो गरीब देश, विकासशील देशों के लिए भी नज़ीर पेश करे और उनके विकास में एक सार्थक भूमिका निभाए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोकस यही है, भारत के एआई सम्मेलन का फोकस यही है। इसलिए 20 देशों के राष्ट्र प्रमुख यहाँ मौजूद हैं, 45 देशों का मंत्री स्तरीय प्रतिनिधि मंडल मौजूद है, 100 से अधिक देशों के प्रतिनिधि मौजूद हैं। और आज दिन भर की कवायद के बाद यही सामने आएगा कि भारत का जो आउटकम डॉक्यूमेंट है वो यूके, इसके पहले कोरिया, उसके पहले फ्रांस, उससे थोड़ा सा डिफर करेगा। अमेरिका जिस एआई की बात करते हैं उससे अलग होगा, और इसीलिए भारत ने ये मुहिम शुरू की है कि पहली बार ग्लोबल साउथ में भारत ने इसका आयोजन किया। और प्रधानमंत्री का लक्ष्य है कि आने वाले वर्षों में टॉप 3 सुपर पावर में हो। मौजूदा में हम टॉप 5 में हैं, लेकिन आने वाले वर्षों में टॉप 3 में हों। शैलेंद्र, क्योंकि 2047 भारत का 2047 का विजन भी यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जरिए सामने आया है कि भारत दुनिया के टॉप 3 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुपर पावर में से एक यहां पर होगा, कहा जा सकता है। उसी की सबसे बड़ी तस्वीर इस वक्त पूरा देश देख रहा है। आपने बिल्कुल सही कहा कि एआई सुपर पावर में भारत खुद को शामिल करना चाहता है टॉप 3 एआई सुपर पावर्स में। आपको लेकिन याद दिला दें सबीना कि पिछले साल जब फ्रांस में एआई एक्शन समिट हुआ था तब अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वांस ने एक बयान दिया था जहां पर उन्होंने कहा कि एआई टेक्नोलॉजी में अमेरिका नंबर 1 है और अमेरिका सरकार का ये दावा है कि वो हमेशा नंबर 1 ही रहेगा। तो कहीं ना कहीं इस बयान को लेकर कई सवाल भी खड़े हुए कि क्या बाकी जो अन्य मुल्क है उनका कोई से नहीं है। तो ऐसे में भारत ने एक साफ A very warm welcome to India. Welcome to the first AI summit in the global south. And of course, the biggest AI summit so far. We have participation from 118 countries. Thank you all for making this summit a grand success. Friends, AI is a foundational technology. It is already transforming how we work, learn, and make decisions. Our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji believes that the true value of technology lies in ensuring that its benefits reach the masses. Our Prime Minister's vision is to democratize technology, deploy it at scale, make it accessible to all. That's why in our country, in India, we are working on all the 5 layers of the AI stack. The first layer is the application layer. We sincerely believe that ROI will come from this layer. And this is where the real benefit will flow to the masses in line with our Prime Minister's vision. That is why we are building real world solutions in healthcare, agriculture, education, logistics, design, financial services, every sector wherever the benefits can reach the masses. The second layer is the model layer, and that's where the sovereignty comes in. While we understand that very large models will continue to push the frontier, we also understand and believe that more than 90% of the use cases can be addressed with smaller focused models. These specialized models will deliver greater value to our masses by addressing specific use cases at much lower cost per token as well as overall cost of access. Our bouquet of sovereign models, many of which have been launched during this summit, और हमारे 2 सहयोगी नीरज और शैलेंद्र वांगू हमारे साथ मौजूद है। नीरज, एक बार फिर से आपकी तरफ रुख करते हैं। शुरुआत यहां पर उस तस्वीर की हो गई है जो ये बता रही है कि किस तरह से ये भारत की सबसे मजबूत नींव एआई को लेकर सामने आ रही है। नीरज।
बिल्कुल, और देखा होगा आपने कि अश्विनी वैष्णव ने भी उसी बात से शुरुआत की कि पहली बार ग्लोबल साउथ के देश में हो रहा है। देखिए, भारत ने इस बार क्या किया है, एआई सम्मेलन को लेकर लगातार वर्किंग ग्रुप के बीच 7 वर्किंग ग्रुप बांटे गए थे और 7 वर्किंग ग्रुप में जो एक महत्वपूर्ण फोकस था वो ह्यूमन पर भी था, क्योंकि बार बार ये बात होती है कि अगर एआई आ जाएगा तो जॉब लॉस होंगे, ह्यूमन पे यानी मानव पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इस बात पे एक वर्किंग ग्रुप बनाई गई और उस वर्किंग ग्रुप में व्यापक चर्चा हुई है, वो चर्चा चल रही है और उसके आउटकम को आउटकम डॉक्यूमेंट में शामिल किया जाएगा। यानी जो लोग कहते हैं कि क्या जॉब लॉस होगा, तो कल जब हमारी बातचीत हो रही थी प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर से, तो उन्होंने कहा कि जॉब लॉस शुरुआती तौर पे रूटीन जॉब जो है वो लॉस होंगे, लेकिन उससे ज़्यादा जॉब क्रिएट होगा। जब भी कोई तकनीक आती है तो ज़्यादा जॉब क्रिएट होता है और भारत का ये एक महत्वपूर्ण कंसर्न है। दूसरा एक महत्वपूर्ण फैक्टर, और जो भारत 7 चक्राज कहते हैं जिसमें एक ह्यूमन का था और बाकी 6 हैं, उसमें एक है सेफ्टी का, यानी सेफ एआई हो। हम बात करते हैं कि कैसे एआई वीडियो के इस्तेमाल से डीप फेक ये सारी कमियां सामने आई हैं, तो उनको कैसे ध्यान दिया जाए। रेगुलेशन की जहां तक बात है, अमेरिका रेगुलेट करने के पक्ष में नहीं है, यूरोप चाहता है कि रेगुलेट किया जाए, लेकिन इन सबके बीच भारत ने एआई को लेकर अब तक जो रास्ता तय किया और इस पर अलग अलग डॉक्यूमेंट्स पहले भी जारी हुए हैं कि क्या हमारा फ्रेमवर्क होगा। तो भारत का एआई वो एआई है कि वो हल्के फुल्के रेगुलेशन की बात करता है, लेकिन ज़्यादातर उसके इस्तेमाल की बात करता है, और ख़ासकर कि प्लैनेट, पीपल और प्रोग्रेस, इन तीनों के बीच संतुलन स्थापित करके एआई का इस्तेमाल हो। और आम आदमियों के लिए जो इस वक्त न्यूज़ 18 इंडिया को देख रहे हैं उनके लिए समझाना चाहेंगे, अगर आप कृषि के क्षेत्र में हैं तो आप अपने मोबाइल का इस्तेमाल करके या अपने मोबाइल से फ़ोटो खींच के पत्तों की आप एआई के ज़रिए जान सकते हैं कि उसमें क्या बीमारी है, कौन से कीटाणु है, और सिर्फ बीमारी नहीं जान सकते बल्कि उसका इलाज भी कर सकते हैं। अगर हेल्थ सेक्टर की बात करें, कल ही जब हमारी वरिष्ठ अधिकारियों से बातचीत हो रही थी सबीना, तो उन्होंने कहा कि कैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो बार बार सवाल पूछते हैं, डॉक्टर के पास वक्त नहीं होता कि आपको जवाब दे, इसलिए अब जो है आने वाले वक्त में एआई डॉक्टर होगा जो आप उससे कई सवाल पूछ सकते हैं और आपकी एक समरी तैयार होगी, वो समरी फिर डॉक्टर के पास जाएगी और डॉक्टर उसके बाद आपका इलाज करेगा। तो ये तमाम तकनीक जो है, जो आने वाले वक्त में हेल्थ सेक्टर की बात करें, एजुकेशन सेक्टर की बात करें या फिर और दूसरे सेक्टर की बात करें, उसमें एक बड़ा बदलाव लाएगा। जिस तरह से कंप्यूटर ने लाया था, आईटी सेक्टर ने लाया था, तो आईटी सेक्टर के आगे अब जो एआई की दुनिया होगी वो बिल्कुल डिफरेंट होगी, जिसमें मानव की भी भूमिका होगी और विज्ञान और तकनीक की भी भूमिका होगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भूमिका होगी, लेकिन वो इंटेलिजेंस ऐसा होगा जिसमें मानव के लिए भी यानी इंसान के लिए भी जगह होगी। अब से थोड़ी देर बाद सबीना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बोलेंगे, उद्घाटन सत्र है और इस सत्र में अलग अलग देशों के नेता अपनी बात को रखेंगे और प्रधानमंत्री के भाषण में इस बात का जिक्र हो सकता है दोबारा से हो कि भारत को दुनिया का 3 सुपर पावर एआई देशों में शामिल होना है। अभी प्रधानमंत्री मैक्रोन के साथ, आपको याद होगा पिछली बार की महत्वपूर्ण तस्वीर आपको याद होगी कि मैक्रोन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत को एक खास जगह दी थी जब फ्रांस ने एआई सम्मेलन आयोजित किया था, तो भारत से को चेयरमैनशिप कराई थी, यानी भारत ने उसकी सह अध्यक्षता की थी। शैलेंद्र, क्योंकि आज जो तस्वीर हम साल 2026 में देख रहे हैं, दरअसल क्या ये समझने की जरूरत है कि ये साल 2026, 27, 28 नहीं बल्कि साल 2047 की सबसे मजबूत तस्वीर है जब भारत दुनिया के टॉप 3 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुपर पावर में होगा, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए 2047 तक का जो लक्ष्य है ये उसी दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है, क्योंकि एआई ही भविष्य है। क्योंकि एआई ना सिर्फ आम रोजमर्रा की जिंदगी में बल्कि हर पहलू पर हम देख पा रहे हैं कि एआई ने अपनी जगह बनाई है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी ने अभी हाल ही में ये भी कहा है कि एआई जो है वो ह्यूमैनिटी को रिप्लेस करने के लिए नहीं है बल्कि असिस्ट यानी कि सहायता करने के लिए एआई का इस्तेमाल होना चाहिए। लेकिन ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि अभी तक ग्लोबल साउथ में किसी ऐसे देश ने पहल नहीं की है, तो ये पहला ऐसा देश है भारत जहाँ पर अपनी तरक्की के साथ साथ, विकास के साथ साथ एक विकसित भारत की जो बात की जा रही है 2047 तक, उसका सपना पूरा करने के लिए, उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए एआई को एम्बाइब करना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए जो शुरुआत है, जहाँ पर पीएम मोदी ने यह भी कहा है कि जो एआई है उसका इस्तेमाल सिर्फ कंजप्शन के लिए यानी कि सिर्फ इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, बल्कि एआई को लेकर भारत को क्रिएशन सेक्टर में भी आना पड़ेगा और उसी में
3 बड़ी एआई सुपर पावर्स में भारत को शामिल होना होगा। ऐसे में आपको ये भी याद दिला दें, जैसे हमने आपसे कुछ देर पहले भी कहा था कि अमेरिका का दावा कर रहा है कि उसका जो सुपीरियरिटी है एआई सुपर पावर को लेकर, वो उसको छोड़ने को तैयार नहीं है। लेकिन ऐसे में बहस छिड़ चुकी है कि जब ये खींचतान एआई को लेकर हो रही है, हर कोई इस पर डोमिनेंस जताना चाहता है, तो ऐसे में ग्लोबल साउथ की आवाज़ कौन रखेगा? ग्लोबल साउथ यानी कि डेवलपिंग कंट्रीज की आवाज़ जो है वो भारत रख रहा है। तो ऐसे में अभी तक एआई को लेकर कोई यूनिफॉर्म्ड वर्ल्ड वाइड कोई फ्रेमवर्क नहीं है, कोई नीति नियम तय नहीं किए गए हैं। अमेरिका अलग बात करता है, चीन अलग बात करता है, और ऐसे में भारत पूरे ग्लोबल साउथ डेवलपिंग कंट्रीज की बात रख रहा है आज कि हम क्या चाहते हैं। जब फ्रेमवर्क आने वाले भविष्य में तैयार होता है तो भारत का और जो डेवलपिंग कंट्रीज जो विकासशील देश हैं वो किस तरह से इस मंजर पर अपने आप को देखते हैं। इसीलिए आज शामिल किया गया है न सिर्फ फ्रांस को, बल्कि ग्लोबल साउथ से ब्राज़ील भी है। उनके राष्ट्रपति लूला इस वक्त दिल्ली में है। अब से कुछ देर बाद यहाँ पर कार्यक्रम शुरू होने वाला है। तो जाहिर तौर पर एआई को लेके मंथन होगा, ना सिर्फ वर्ल्ड लीडर्स के बीच में, बल्कि साथ साथ जो एआई जो ग्लोबल लीडर्स हैं, जो टेक लीडर्स हैं, वो भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, ताकि इन तमाम फ्रेमवर्क को लेके जो ग्लोबल साउथ का जो इमेजिनेशन है, ग्लोबल साउथ की जो आवाज़ है, वो किस तरह से एक ग्लोबल फ्रेमवर्क तक पहुंचेगी, इस पर आज इस सेशन में बातचीत की जाएगी।